ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। लोकसभा में आ जाएगा पेपर लीक से जुड़ा बिल। जितेंद्र सिंह करेंगे पेश। 2024 में बने कानून में होंगे बदलाव, सजा जुर्माना दोनों बढ़ेंगे। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का दिया नोटिस। छात्रों की स्थिति, नीट परीक्षा से जुड़े तनाव पर की चर्चा की मांग। नीट परीक्षा को खत्म करने की उठाई मांग। पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजे जाएंगे नोटिस। कंटेंट की समीक्षा जारी। आयसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने वीडियो जारी कर किया बड़ा दावा। कहा, बिहार की जेलों में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अब भी बंद, जीत अभी अधूरी। जेल में बंद प्रदर्शनकारियों से मिलने पटना जाएंगी नेहा। कॉकरोच जनता पार्टी ने दोहराई अपनी मांग। कहा, समझौते के तहत सभी छात्र प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा किया जाए। छात्रों के साथ कुछ भी गलत ना हो। संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत सुनेंगे मामला। याचिका में पुलिस पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ज्यादती करने का लगा है आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, छात्रों पर सरकार केस कर रही, चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर बड़ी खबर। मेदांता अस्पताल से आज मिल सकती है छुट्टी। लद्दाख रवाना होने से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट जाएंगे वांगचुक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नई एसआईटी अपनी अब तक की जांच रिपोर्ट कोर्ट में कर सकती है पेश। बीते दिन योगी सरकार ने नई एसआईटी का किया था गठन। असम में बाढ़ से हाहाकार। आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 68। 5 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में नीट छात्रा ने दी खुद की जान। एग्जाम में कम नंबर आने से थी डिप्रेस्ड। छात्रा ने आखिरी नोट में नीट का किया है जिक्र। पीओके में आज विधानसभा चुनाव का पहला चरण। 45 में से 13 सीटों पर मतदान। विरोध प्रदर्शन की वजह से 3 चरणों में होगा चुनाव। अमेरिका के सिएटल शहर में फूड फेस्टिवल के दौरान फायरिंग से अफरा तफरी। घटना में कई लोग घायल। पुलिस ने शुरू की जांच। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने हिजबुल्लाह के समर्थन में दिया बड़ा बयान। संगठन को इजराइल के खिलाफ बताया मजबूत चट्टान। कहा, जिहाद और प्रतिरोध ही आखिरी रास्ता। जंगल की आग ने फ्रांस में मचाया हाहाकार। 2.5 लाख लोग हुए बेघर। खतरे में मशहूर वाइन सिटी बोर्डो। पानी की कमी से लंदन में बिगड़े हालात। एयरपोर्ट के टॉयलेट और रेस्टोरेंट आउट ऑफ सर्विस। एयरपोर्ट प्रशासन ने मांगी माफी। खाद को लेकर टेंशन खत्म। सरकार ने यूरिया, डीएपी का बढ़ाया स्टॉक। अप्रैल जून में 25.08 लाख टन यूरिया और 7.11 लाख टन डीएपी का किया गया आयात। 12,000 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी। बोर्ड ने एनसीडी जारी करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 12 ट्रेंच में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाया जाएगा ये फंड। देश भर में 27 किलोग्राम से ज्यादा विदेशी सोना जब्त। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने 12 तस्करों को दबोचा। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। टाटा सन्स की एजीएम से पहले बड़ी उलझन। कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के डायरेक्टर बनने पर गहराया सस्पेंस। सोने चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार। गोल्ड 1.43 लाख और सिल्वर 2.24 लाख रुपए के पार। क्या आप जानते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को
तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने इसरो और डीआरडीओ में कार्य करते हुए भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई दिशा दी। इसी योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। वर्ष 2002 से 2007 तक वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। अपनी सादगी, विनम्रता और युवाओं को प्रेरित करने वाले विचारों के कारण वे जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। 27 जुलाई 2015 को विद्यार्थियों को संबोधित करते समय उनका निधन हो गया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बड़े सपने, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी युवाओं का प्रदर्शन अब थम गया है, लेकिन दिल्ली की जो आग बिहार तक पहुंची थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज ने विपक्ष का गुस्सा बढ़ा दिया है और अब बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। छात्रों और तेज प्रताप पर हुई कार्रवाई ने अब बिहार में नए आंदोलन की सुगबुगाहट की चर्चा तेज कर दी है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जिन छात्रों पर कल ये तय हुआ है कि भाई जिस पे भी मुकदमा हुआ इस आंदोलन में, जिनको हिरासत में लिया गया है, चाहे पूरे देश के प्रदेशों में हो, उन पे जब तक बिहार में हर एक जिलों में अभी भी, कल भी, चाहे मेरे बड़े भाई तेज प्रताप हों या कई सैकड़ों हजारों छात्र हों, फर्जी मुकदमा करके सबको उठाया गया है। जब तक कल तक का हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर कल तक इन सभी छात्रों को, जो भी आंदोलनकारी हैं, जब तक मुकदमा वापस ना लिया जाए, जब तक इनको जब तक रिहा ना किया जाए, अगर नहीं करते हैं अगर कल तक, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव ने पटना के मेदांता अस्पताल में जाकर सिवान के उन छात्रों से मुलाकात भी की है जो 25 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान जख्मी हो गए थे। तेजस्वी ने घायल छात्रों के परिजनों से भी बातचीत की और कहा, जिन छात्रों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। ये जब तय हो चुका है कि आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे, तब भी बिहार में छात्रों पर केस दर्ज कर उन्हें जबरन जेल भेजा जा रहा है। दरअसल पटना में नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों युवा जुटे। सबसे पहले ये प्रदर्शन 22 जुलाई को हुआ था। उसके बाद 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया। इस दौरान भी पटना के गांधी मैदान के पास बड़ी तादाद में छात्रों का हुजूम उमड़ा। इस बंद को वामपंथी छात्र संगठनों आइसा के साथ साथ आरजेडी और अन्य महागठबंधन दलों का समर्थन मिला। इसी दौरान पटना, सिवान, छपरा, सीतामढ़ी, लखीसराय और बेतिया सहित कई जिलों में उग्र प्रदर्शन, पथराव और झड़पें हुई। सिवान में स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए। पटना के डाक बंगला चौराहे और अन्य स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव समेत कई नेताओं और छात्रों को हिरासत में ले लिया। फिर देर रात कोर्ट में पेशी के बाद तेज प्रताप को 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया गया, जिसे लेकर तेजस्वी यादव आग बबूला हो चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चले प्रदर्शन के दौरान लगातार छात्रों की सेवा में जुटे गाजियाबाद के नहलगांव निवासी मोहम्मद जुनैद ने अपनी सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जुनैद ने इंटरव्यू में दावा किया कि 24 जुलाई की रात को दिल्ली पुलिस उन्हें उठाकर उत्तराखंड ले गई। इस दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। मुझे 24 जुलाई की रात में कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद मैं अपने साथी के साथ RML अस्पताल पहुँचा। रात के लगभग 12 बजे के आसपास हम गेट से बाहर निकले तो कुछ लोगों ने हमारी
हमारे सामने गाड़ी लगा दी। पहले हम समझे कि कोई असामाजिक तत्व है जो हमें मारना चाहते हैं। गाड़ी में बैठे लोगों ने कहा कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से। मैंने उनसे कहा कि आप अपना कार्ड दिखा दें तो थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी, जिसके बाद उन्होंने अपना कार्ड दिखा दिया। जुनैद ने कहा कि उन्होंने हमें मारा पीटा कुछ नहीं, सिर्फ आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर पता नहीं हमें कहां ले गए। पूरी रात हमें वहां पर रखा गया और कहा गया कि हम सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे। हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतुष्टिजनक उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जुनैद ने बताया कि हम पूरी रात वहीं रहे, रात भर अफसर नहीं आए। उसके बाद सुबह को 10-11 बजे के आसपास उनके साहब आए। उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो, इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं, कोई स्विगी से, कोई जोमेटो से, ये सब ऑर्डर करता है। कोई 10, कोई 20, कोई 50 पैकेट खाना लाता है, कोई पानी लाता है। इस तरह से मिलजुल कर हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। जुनैद ने आगे बताया कि फिर वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो, तो हमें गाड़ी में बिठाया। 5-6 घंटे तक हम गाड़ी में चलते रहे और फिर एक जगह हमें उतारा गया जहाँ पर भी हमारे आंखों पर पट्टी बांध कर रखी गई थी। उसके बाद हमने किसी से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये उत्तराखंड मसूरी है। फिर हम वहाँ से कैब करके दिल्ली वापस आए। बता दें कि जुनैद ने इससे पहले भी यूपी पुलिस पर उनके परिवार और रिश्तेदारों को पूछताछ के नाम पर लगातार परेशान करने का आरोप लगाया। पूरा मामला जंतर मंतर पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जब छात्रों के इस प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के रहने वाले वॉलंटियर बने मोहम्मद जुनैद प्रदर्शनकारियों को खाना और पानी पहुंचा रहे थे। उनके कई वीडियोस भी वायरल हुए जिनमें वो लोगों की सेवा करते नजर आए और साथ में लोगों के खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखते नजर आए। इस दौरान जुनैद ने दावा किया था कि 23 जुलाई को गाजियाबाद के मसूरी थाने की पुलिस उनके पिता को घर से उठा कर ले गई। इसके बाद देर रात पुलिस ने उन्हें छोड़ा। जुनैद के मुताबिक अगले दिन यानी 24 जुलाई की सुबह भी उनके पिता को फिर से उठाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरठ में रहने वाली उनकी बहन के ससुर और देवर को भी पुलिस उठाकर गाजियाबाद ले आई। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके परिवार के लोगों की पासबुक और आधार कार्ड भी जब्त कर लिए थे। तो वहीं इस मामले पर पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि जुनैद के पिता या उनके किसी भी रिश्तेदार को पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया था, उनसे सिर्फ पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद वो चले गए। आखिर पूछताछ क्यों की गई? जब ये सवाल पुलिस से पूछा गया तो पुलिस के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं था। तो वहीं जुनैद के दावों के मुताबिक पुलिस की इस कार्रवाई पर कॉकरोच जनता पार्टी की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय हमारे वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद को परेशान करने में अपना समय बर्बाद कर रही है, जो लोगों को खिला पिला रहे हैं। अब यूपी पुलिस में उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। हमारी टीम उनके संपर्क में है और हम उन्हें या उनके परिवार को कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। ये सरकार असहमति पर जिस तरह से प्रतिक्रिया देती है वो अब कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हम इन कायरों से डरेंगे नहीं। पुलिस की हर गैर कानूनी कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जाएगी। फिलहाल जुनैद के इन आरोपों से हर तरफ चर्चा तेज हो गई है, जो कि कहीं न कहीं बेहद संवेदनशील मामला है। जुनैद के इन आरोपों ने धार्मिक भेदभाव के चलते पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए देश के दिग्गज टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य भविष्य की परीक्षाओं को अधिक सुरक्षा, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। चलिए अब नंदन नीलेकणी के बारे में जान लेते हैं। देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी की दुनिया का बड़ा नाम माने जाने वाले नंदन नीलेकणी ने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1981 में उन्होंने NR नारायण मूर्ति और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। इन्फोसिस को दुनिया की अग्रणी IT कंपनियों में खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। वो 2002 से 2007 तक कंपनी के CEO रहे।
बाद में 2017 में कंपनी के भीतर विवादों के बीच उन्हें वापस बुलाया गया। उन्होंने गैर कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। नंदन नीलेकणी को भारत के सबसे बड़े डिजिटल पहचान कार्यक्रम आधार का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ उन्होंने 2009 से 2014 तक इस परियोजना का नेतृत्व किया और दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में भी नंदन नीलेकणी का बड़ा योगदान माना जाता है। इंडिया स्टैक, डिजिटल पहचान प्रणाली और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे कई तकनीकी सुधारों से उनका नाम जुड़ा रहा। इसी अनुभव को देखते हुए अब सरकार ने उन्हें परीक्षा प्रणाली में तकनीकी बदलाव की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के मुताबिक ये हाई पावर टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करेगी, पेपर लीक और नकल रोकने के लिए नए डिजिटल सुरक्षा उपाय सुझाएगी, NTA की परीक्षा प्रक्रिया में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करेगी, भविष्य की सभी बड़ी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए रोडमैप तैयार करेगी। अब सवाल है कि टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है। सबसे पहला नाम है S सोमनाथ। इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को भी इस समिति में शामिल किया गया। उन्होंने 1985 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से अपने करियर की शुरुआत की और चंद्रयान 3 सहित कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों में नेतृत्व किया। जनवरी 2022 में उन्हें इसरो का चेयरमैन बनाया गया। दूसरा नाम है तपन डेका। इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ तपन डेका भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा है। 1988 बैच के IPS अधिकारी रहे डेका लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े रहे और आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में व्यापक अनुभव रखते हैं। तीसरा नाम है V कामकोटी। IIT मद्रास में निदेशक प्रोफेसर V कामकोटी भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। वो कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और VLSI डिजाइन के विशेषज्ञ हैं। परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने में उनका अनुभव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चौथा नाम है अनीता करवाल। पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल भी इस टास्क फोर्स की सदस्य हैं। 1988 बैच की IAS अधिकारी करवाल लंबे समय तक शिक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। उन्हें शिक्षा प्रशासन और परीक्षा व्यवस्था का व्यापक अनुभव है। पांचवा नाम है अमृतलाल मीणा। सरकार ने लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक प्रबंधन के विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा को भी इस समिति में शामिल किया है ताकि परीक्षा संचालन की पूरी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। सरकार पहले ही NTA के कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। अब हाई पावर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक सुधार लागू किए जाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि उद्देश्य केवल पेपर लीक रोकना नहीं बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है जिस पर छात्रों और अभिभावकों का भरोसा पहले से कई अधिक मजबूत हो। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग बिना किसी अंतिम फैसले के अचानक ही थम गई है। पिछली 2 रातों से अमेरिकी सेना ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया है, जबकि उससे पहले तक उसकी तरफ से बार बार हमले किए जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ दिया है, जबकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी थी। ये तक कहा था कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बस फैसला लेना बाकी है। लेकिन जब ईरान के तेवर नहीं बदले और अमेरिका के हमले बंद हो गए तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान के आगे हार मान ली है या वो ईरान पर अचानक हमला करने की योजना बना रहा है। क्योंकि फिलहाल ईरान पर ना तो ट्रंप की धमकियां असर कर रही हैं और ना ही अमेरिका के हमले, और अब ईरान ने भी अपने जवाबी हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि हमारी रणनीति मूल रूप से जवाबी कार्रवाई की रही है, हमने अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी है। इस ऐलान के बाद ईरान की तरफ से भी खाड़ी देशों पर कोई हमला नहीं किया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अचानक अमेरिका ने अपने हमले क्यों रोक दिए। तो इसे लेकर अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने की योजना को स्थगित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति का यह फैसला अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये अभियान और बढ़ाया गया तो अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से कम हो सकता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह जरूर कहा है कि ईरान के खिलाफ उसकी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। लेकिन मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या ये पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान के पहले की शांति। बहरहाल ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा।